बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी एसएम। बहुत ही सनसनीखेज और डरावनी कहानी में हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। मैं जब भारत में जासूसी के जुर्म में पकड़ा गया तो 3rd डिग्री की भट्टी में से गुजारकर मुझे नाभा जेल में फेंक दिया गया। मेरी हड्डी पसली एक हो चुकी थी। 7-8 रोज बाद जब मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो मैंने अच्छी तरह देखा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं वहाँ एक ज़ईफ़ुल उम्र कैदी को पहले रोज ही से देख रहा था। उसकी दाढ़ी और सर का एक बाल भी काला नहीं रहा था। क्या कैदी और क्या जेल का अमला, हर कोई उसकी ताज़ीम करता था। वो सब उसे कादरी साहब कहते थे। शायद मैं ही था जिसके साथ अभी उसका तारुफ नहीं हुआ था। एक रोज मैं बैरक से बाहर बैठा अपने ख्यालों में गुम था। ये सोच मुझे परेशान कर रही थी कि किस गद्दार ने मेरी मुखबरी करके मुझे गिरफ्तार करवाया है। मुझे गिरफ्तारी का अफसोस नहीं था। मैं उस हकीकत को कबूल करके जासूस बना था कि एक ना एक दिन दुश्मन मुझे गिरफ्तार करेगा, और इस इम्कान को भी मैंने जहन में बिठा रखा था कि मैं दुश्मन की गोली से मारा भी जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम था कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे जालिमाना अजियतें दी जाएंगी। मुझे अफसोस अपने मिशन का था जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि ये नाभा जेल का कादरी साहब था। रात को सोने से पहले 100 मरतबा या रहीम या करीम का विर्द कर लिया करो, कादरी साहब ने मुझसे कहा। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या जुर्म किया है और तुम्हें कितनी सजा मिली है। मैं तुम्हारी सिर्फ हालत देख रहा हूँ, ये अच्छी नहीं। कैदी जब जेल में आता है तो महीना 2 महीना उसकी यही हालत रहती है। तुम मुसलमान हो, इसीलिए तुम्हें ये वजीफा बताया है। ये जरूर करना, खुदा तुम्हें सुकून अता करेगा। उसके अंदाज में मुझे खलूस और हमदर्दी नजर आई। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ था कि बाज पेशावर फ्रॉडिये किसी फ्रॉड में पकड़े जाते हैं तो जेल में आकर भी कोई ना कोई फ्रॉड चला लेते हैं। मैंने जेल में 2-3 आदि मुजरिमों को पीर और आमी बने हुए देखा है। जिन कैदियों के केस चल रहे थे या जिनकी अपीलें अभी जेरे समात थीं, वो उनको बाकायदा नजर न्याज देते थे। पहले तो मुझे शक हुआ कि कादरी साहब भी ऐसा ही फ्रॉडिया है, लेकिन 4-5 दिनों में मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स कुछ और है। 5-6 महीने गुजर गए। इस अरसे में जेल के एक वार्डन और 10-12 कैदियों ने मुझे कादरी साहब की जिंदगी की कहानी सुनाई। उन कैदियों में 2-3 ऐसे भी थे जो कादरी साहब को बाहर बड़ी अच्छी तरह जानते थे, और वो ऐसे थे जो उनकी जिंदगी की कहानी के दूसरे किरदारों को भी जानते थे। मैंने अपने तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से कादरी साहब की कहानी की इंक्वायरी की और तस्दीक भी करवाई। अब मैं आपको यही कहानी सुनाता हूँ। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का वाक़या है। भोपाल शहर में एक मुसलमान लड़के की बारात लड़की वालों के यहाँ गई। बैंड बाजा साथ था और गोले भी बहुत चलाए जा रहे थे। बारात जब लड़की वालों के घर के करीब पहुंची तो दूल्हा के एक दोस्त ने दूल्हा की घोड़ी से 15-20 कदम आगे जाकर 3 गोले जमीन पर रखे और उन्हें बारी बारी आग लगा दी। गोलों के फटने तक दूल्हा की घोड़ी गोलों के करीब चली गई। बैंड बाजे वाले घोड़ी के आगे थे, लेकिन वो सब पीछे हट आए क्योंकि 3 गोले फटने वाले थे। दूल्हा की घोड़ी गोलों से 2-3 कदम दूर थी कि 3 गोले फटे। घोड़ी ऐसी बुरी तरह बितकी कि पीछे को मुड़कर दौड़ पड़ी और बेलगाम हो गई। 2 बच्चे कुचले गए और दूल्हा, जिसने कभी घुड़सवारी का तस्वुर भी नहीं किया था, कुछ इस तरह गिरा कि घोड़ी के आगे जा पड़ा और घोड़ी का अगला पिछला सम उसके कूल्हे पर पड़ा। वहां से दूल्हे की टांग बहुत बुरी तरह कुचली गई। दूल्हे को उठाकर अस्पताल ले गए। वो बेहोश था। ऐन मौके पर ये जो हादसा हो गया था उसका हर किसी को अफसोस था, लेकिन शाम के वक्त डॉक्टर ने यह बताकर कि दूल्हे की टांग कूल्हे के करीब से काटनी पड़ गई, लड़के वालों के यहाँ सफ़े मातम बिछा दी। पता चला कि टांग पर जहाँ घोड़ी का पांव पड़ा था वहां से हड्डी इस तरह टूटी है कि जोड़ी नहीं जा सकती। टांग का गोश्त इस तरह कुचला गया था कि टांके लगने की गुंजाइश ही बाकी न बची थी। हो सकता है कि डॉक्टर अनाड़ी हो, लेकिन हुआ ये कि दूल्हे की टांग कूल्हे के करीब से काट दी गई। दूल्हे मियाँ के जिस्म पर गोश्त की पहली ही कमी थी, वो बेचारा तो हड्डियों का ढांचा था। लड़की वालों ने शादी मुलतवी न की बल्कि मनसूख कर दी। एक टांग के आदमी को कौन अपनी अच्छी भरी लड़की देता है। यहाँ से ये कहानी 4 दीवारी की दुनिया के अंदर चली जाती है। जिस दुल्हन को लाने के लिए ये बारात जा रही थी वो उस दूल्हे को पसंद नहीं करती थी। ये राज कुछ अरसे बाद खुला था। लड़की वाले दरमियाने दर्जे के शरीफ लोग थे। ऐसे घरानों में लड़की की पसंद और नापसंद नहीं देखी जाती। लड़के को भी अपनी पसंद और नापसंद के इजहार की इजाजत नहीं होती। उस लड़की का नाम मुझे जरीना बताया गया।
राज ये खुला था कि लड़की को एक और लड़का और उसका घराना बहुत ही पसंद था। उसने उस लड़के को, जिसका नाम मुझे फहीम बताया गया, देखा हुआ था और उसके मुतालिक वो बड़ी अच्छी बातें सुनती रहती थी। फहीम का घराना कुशादा, ज़र्फ़ी और खलूस के लिहाज से मशहूर था। ज़रीना और फहीम का आपस में कभी आमना सामना भी नहीं हुआ था। यह दूल्हा जो घोड़ी से गिरा था, कमज़ोर और छोटे से कद का लड़का था। उसका रंग भी गहरा सांवला था। उसके मुकाबले में ज़रीना से ही मानों में खूबसूरत लड़की थी। चार दीवारी की दुनिया में किसी का कोई राज छुपा नहीं रह सकता। ज़रीना का रिश्ता जब उस लड़के के साथ तय हो गया तो वो सहेलियों के आगे रोती थी। उसने यहाँ तक कहा था कि जी चाहता है कुछ खा कर मर जाऊं। भोपाल शहर के गिरदो निवाह में एक पहाड़ी के दामन में छोटा सा एक गांव था। वहाँ एक आमिर रहता था जिसके मुतालिक मशहूर था कि उसके पास ऐसा इल्म है कि वो तरंग में आ जाए तो स्याह को सफ़ेद कर दे। उसे बाज लोग काला इल्म कहते और कुछ लोग कहते थे कि उसके कब्जे में जिन्नात हैं जो उसका हुक्म मानते हैं। वो जिन्नात का बाकायदा दरबार लगाता है। उन्हीं जिन्नात की मदद से वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ज़रीना ने उर्दू की ज़ुबानी उस आमिर की करामात के बहुत किस्से सुन रखे थे। इसे महज इत्तफाक कहा जा सकता है कि ज़रीना उन आमिलों को नहीं मानती थी। उसे दो सहेलियों ने मशवरा दिया कि उस आमिर के पास जाओ और उसे कहो कि ये रिश्ता टूट जाए और उसकी शादी फहीम से हो जाए। एक रोज़ ज़रीना उन दो सहेलियों के साथ अपनी माँ को बताए बगैर आमिर के पास चली गई। आमिर ने उससे वाजिबी से पैसे लिए और कागज़ पर कुछ हिंसे लिखकर उसे दिए और कहा कि इस कागज़ पर अपना थूक लगाकर अपने बाहर वाले दरवाजे के करीब कहीं ज़मीन में दबा देना। आमिर ने उसे ये भी कहा था कि वो एक खतरा मोल ले रहा है। खतरा ये था कि उसने ये काम अपने एक जिन के सपुर्द किया था कि उस दरवाजे में से सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे ज़रीना पसंद करती है, और अगर उसकी नापसंद का दूल्हा आ जाए तो उसको ऐसा भगाओ कि फिर कभी उधर आने का नाम ना ले। आमिर ने ज़रीना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब करके और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी ज़रीना, लेकिन जिन्नात के इस दरबार में तुम्हें जब वो चाहें हाजिरी देना होगी और वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। तुम्हें उनकी भी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। आमिर का कहा हुआ एक एक लफ्ज पूरा हो गया था। ज़रीना का नापसंदीदा दूल्हा आया और घोड़ी से गिरकर एक टांग से महरूम हो गया। ज़रीना के वालिदैन ने इस खदशे के पेश नज़र के लड़के की टांग का जख्म चढ़ने के बाद उसके माँ बाप पीछे न पड़ जाएं कि अब शादी करो, फ़ौरन किसी और जगह ज़रीना की शादी करने के लिए फ़हीम ही को मुंतखब कर लिया। इससे पहले फ़हीम के माँ बाप ने भी ज़रीना का रिश्ता मांगा था, लेकिन ज़ख्मी होने वाला दूल्हा उनकी बरादरी का करीबी रिश्तेदार था, इसीलिए उसे रिश्ता दे दिया गया था। अब ज़रीना का रिश्ता फ़हीम को मिल गया। 10-12 दिनों बाद फ़हीम की बारात आई और ज़रीना को ले गई। ज़रीना पर आमिर की धाक बैठ गई, लेकिन मालूम नहीं क्या वजह थी कि वो दोबारा जिन्नात के दरबार में आमिर के पास न गई। उस लड़की से ज्यादा खुशकिस्मत और कौन हो सकता था कि जो वो चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हो गया। लेकिन यह खबर बड़ी जल्दी औरतों में फैल गई कि ज़रीना फ़हीम से खुश नहीं और उस पर हर वक्त खामोशी तारी रहती है। उसकी सहेलियों से पता चला कि ज़रीना अपने आप में कोई ऐसा असर महसूस करती है जो उसे ना हंसने मुस्कुराने देता है, ना बात करने देता है। बाज़-औक़ात वो रो भी पड़ती थी। उसकी सास भी बहुत परेशान हुई कि लड़की को क्यों चुप लगी हुई है। ज़रीना तो बड़ी शौक लड़की हुआ करती थी। ज़रीना का खामिन भोपाल से कुछ दूर किसी ज़िले के शहर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में अपर डिवीज़न क्लर्क था। उस वक्त भोपाल एक मुसलमान नवाब की रियासत थी। उसकी हदूद के बाहर अंग्रेज़ों का कानून चलता था। फ़हीम शादी के दूसरे-तीसरे महीने ज़रीना को अपने साथ ले गया। मुझे याद नहीं रहा कि वो कौन सा शहर बताया गया था। बाज़ औरतें कहती थीं कि ज़रीना सास के साथ खुश नहीं रहती और वो फ़हीम के साथ रहना चाहती है, लेकिन जब फ़हीम के साथ गई तो भी उसकी हालत सुधर न सकी। फ़हीम अपने ख़ानदान के मुताबिक बड़े अच्छे ज़हन और खुले दिल का आदमी था। उसने ज़रीना को खुश रखने का हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन वो खुश होने की बजाय रो पड़ती थी। आखिर फ़हीम हार गया। उसने ज़रीना से कहा कि तुम्हारी 2 सहेलियों ने मुझे बताया था कि तुम मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे शक होने लगा है कि तुम किसी और को चाहती होगी। फ़हीम की ज़ुबानी ये बात भी मालूम हुई थी कि ज़रीना मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बर्फ़ की मानद सर्द रहती थी। ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर इस किस्म के जज्बात हैं ही नहीं, या वो फ़हीम के मामले में उन जज्बात को सर्द और मुर्दा रखती थी। फ़हीम ने जब तंग आकर उसे ये कह दिया कि वो किसी और को चाहती है तो ज़रीना तो तड़प उठी। नहीं नहीं,
खुदा के लिए मुझ पर ये इल्जाम ना लगाएं फहीम। तो फिर मुझे बताओ ना जरीना कि तुम्हें क्या हो क्या है। अगर नहीं बताओगी तो मैं तो यही समझूंगा ना कि तुम्हें मेरी ज़ोजियत पसंद नहीं। इसका यही एक इलाज है कि हम हमेशा के लिए अलहदा हो जाएं। ये ऐसी चोट थी जो जरीना बर्दाश्त ना कर सकी। मुझ पर कोई ऐसा असर है फहीम जिसने मेरे खून को सर्द और मेरी जुबान को बंद कर रखा है। औरतें कहा करती हैं कि दुश्मन काले जादू के तावीज़ करा देते हैं। मैं डरती हूँ फहीम कि मेरे साथ भी ऐसा ही ना हुआ हो। तो फिर मेरी अम्मी का शक सही मालूम होता है जरीना। अगर यही बात है तो ये उन्हीं लोगों के करतूत है जिनकी बारात आकर वापस चली गई थी। उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि उनका लड़का बेकार हो गया है। वो चाहते थे कि उन्हें लड़की मिल जाए। तुम शायद ये जानती होगी कि हमारे शहर के करीब एक नक्शबंदी आमिल है जो इस किस्म के काले तावीज़ भी देता है और उनका तोड़ भी करता है। मैं आज ही अम्मी और अब्बू को खत लिखता हूँ कि उस आमिल के पास जाएं और वो उससे बात करें। उस नक्शबंदी आमिल का नाम सुनकर जरीना तो घबरा गई। उसने फहीम से कहा कि उस आमिल के पास ना जाए। फहीम ने वजह पूछी तो जरीना ने गोल मोल सी वजह बताकर टालने की कोशिश की। फहीम अक्लमंद आदमी था। उसे कुछ शक हुआ और वो जरीना के पीछे पड़ गया कि इतने मशहूर और काबिल आमिल से वो क्यों घबराती है। यही वो राज है जो मैं आपसे छुपाने की कोशिश करती रही हूँ फहीम, और यही राज मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा है। अब मैं ये राज आपके आगे रख देती हूँ और मैं अब महसूस करने लगी हूँ कि मुझे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं पहले दूल्हा के साथ रिश्ता तय हो जाने पर अपनी 2 सहेलियों के साथ उस नक्शबंदी आमिल के पास गई थी और उसे कहा था कि ये रिश्ता मंसूख हो जाए और मेरी शादी आपके साथ हो जाए। उसने मुझे एक तावीज़ सा देकर कहा कि ये अपने घर के बाहर वाले दरवाजे के करीब जमीन में दबा देना, फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी पसंद का आदमी बारात लेकर आएगा, और अगर कोई और दूल्हा बनकर आ गया तो फिर मेरे जिन उसे ऐसे तरीके से वापस भेजेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेगा। फहीम, मैंने उसका तावीज़ अपने दरवाजे के बाहर दबा दिया था। फिर आपको भी मालूम है कि जो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता था वो बारात लेकर आया तो उसके साथ क्या हुआ था। उसकी एक टांग ही कट गई। आपको मेरे रिश्ते का जवाब मिल चुका था, लेकिन मेरे माँ बाप ने खुद ही आपके अब्बू और अम्मी को पैगाम भेजा कि हमारी लड़की के साथ बात पक्की कर लो। ये एक मोजिज़ा था, लेकिन ये मोजिज़ा मेरे लिए सज़ा बन गया। वो इस तरह कि जब आपकी बारात आई तो मैं बहुत ही खुश थी, लेकिन मुझे जब आपके कमरे में बिठाकर लड़कियां बाहर निकल गईं तो मेरे दिल को कुछ हो गया। मैंने सुना था कि पहले रोज़ हर दुल्हन घबराया करती है। मैं भी ये समझी कि ये पहले रोज़ वाली घबराहट है जो आपकी मुलाकात के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फहीम ऐसा ना हुआ। आप जब कमरे में आए तो मेरा दिल इतना बैठ गया कि मेरा रोने को जी करने लगा। मैंने अपने सारे वजूद में सर्दी महसूस की। मेरा ख्याल था कि आप जब मेरे जिस्म को हाथ लगाएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा जिस्म इतना सर्द क्यों है। मेरे वो जज्बात जिन्हें आप जगाना चाहते थे वो मर गए। एक खौफ मेरे दिल पर बैठने लगा। मैं नहीं जान सकती थी कि ये कैसा खौफ है। आप शायद ये समझते रहे होंगे कि मैं नई घर और नई जिंदगी की वजह से घबराई हुई हूँ। दिन को औरतें मुझे देखने आती रहीं, उस रौनक में मेरा दिल ठीक रहा, लेकिन रात को फिर वही हालत हो गई। आपने मुझे कहा कि तुम बहुत थकी हुई हो और मैं भी थक गया हूँ, आज सो जाते हैं, तो मैं भी सो गई। मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने पहले दूल्हा को देखने अस्पताल जाती हूँ। वो लाश की तरह बेहोश पड़ा है और मुझे एक आवाज़ सुनाई थी, इस शख्स को तुमने कत्ल किया है। मैं फिर डर जाती हूँ। फिर मेरे दिल में यही ख्याल बैठ जाता है कि इस आदमी को मैंने आमिल के तावीज़ से कत्ल किया है। मेरी आंख खुली तो दिल की घबराहट से मेरा पसीना निकल आया। मैं समझ गई कि ये आखिर खौफ कैसा है। बेशक उस आदमी को मैं पसंद नहीं करती थी जो मेरा दूल्हा बनकर आया था, लेकिन मैंने उसे सारी उम्र के लिए एक टांग से महरूम कर दिया है। वो मुझे ज़बरदस्ती उठाकर अपने घर ले जाने नहीं आया था। उसने मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं लिया था। मुख्तसरन ये कि ज़रीना के ज़मीर पर उस जुर्म का बोझ आ पड़ा कि उसने आमिल नक्शबंदी से काले जादू का ऐसा सख्त तावीज़ लेकर अपने पहले दूल्हा के रास्ते में दबा दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी एक टांग से हमेशा के लिए गया। वो अपने आप को मुजरिम समझने लगी। फहीम ने मान लिया कि आमिल नक्शबंदी के इल्म और अमल में ताकत है, लेकिन उसके लिए ज़रीना ने मसला खड़ा कर दिया। फहीम ने ज़रीना का वहम दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़रीना की हालत बेहतर ना हो सकी। फिर एक असर और भी है। ज़रीना ने फहीम से कहा, मैं ये राज भी आपको दे दूं तो बेहतर होगा। आपसे कुछ छुपाकर मैं महसूस करती हूँ जैसे मैं आपको अपना नहीं समझती। बात ये हुई थी फहीम कि आमिल ने मुझे ये भी कहा था कि उसने मेरा काम करने के लिए एक जिन मुकर्रर कर दिया है।
उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से कहा था कि तुम्हें काम हो जाने के बाद भी यहाँ आना पड़ेगा, और जो जिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा वो हो सकता है तुमसे अपनी भी कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहे। अगर तुम ना आए तो ये जिन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मैं फिर कभी आमिर के पास ना गई। फिर आमिर ने एक औरत की जुबानी पैगाम भी भेजा कि तुमने जिन्नात के दरबार में अपना फेरा पूरा नहीं किया, ये फौरन पूरा करो। फहीम ने जरीना से कहा कि उसे वहां जाना चाहिए था। जरीना ने उसे बताया कि औरतों से पता चला था कि औरत के मामले में उस आमिर की नीयत ठीक नहीं होती। जरीना ने फहीम से कहा कि उसे जिस तरीके से आमिर नक्शबंदी ने कहा था कि मैं एक बार उसके पास जरूर आऊंगी, इस बात से मैंने उसकी नीयत भांप ली थी। मैंने उस औरत से कहा था कि उन्हें कहना कि मेरा आना मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरी शादी हो गई है। जरीना ने फहीम को बताया, मैंने कहला भेजा था कि आप जितने पैसे कहेंगे वो मैं भेज दूंगी। आमिर ने अपने जिन को सामने रखकर अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी और उसी औरत की जुबानी कहला भेजा कि तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पहले दूल्हा के बाप को बता दूंगा कि तुमने मुझसे उनके लड़के को जान से मरवाने के लिए तावीज़ करवाए थे और इसके इवज तुमने मुझे अपना जिस्म पेश किया था। आमिर ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे मौजूदा ससुराल तक भी ये बात पहुंचा दूंगा और मैं ये काम भी करूंगा कि जिस जिन ने तुम्हारा काम किया है फिर वो जिन तुम्हें चैन से बैठने ना दे। ये दूसरा खौफ या वहम था जो जरीना पर आसेब बनकर सवार हो गया था। आमिर नक्शबंदी ने उसे ये भी कहा था कि वो सारी उम्र मां नहीं बन सकेगी। जरीना ने फहीम को बताया कि उसे यकीन है कि आमिर ने उसे इस हालत में लाने के लिए कोई अमल जरूर किया है। जरीना ने यह भी कहा कि उसके मियाँ बीवी के माबैन जज्बात इतने सर्द हो गए हैं कि उसे कभी बचा नहीं होगा। फहीम के दिल में जरीना के खिलाफ जो गलत फहमी थी वो निकल गई, उसकी जगह हमदर्दी पैदा हो गई। लेकिन फहीम भी डर गया कि जिस आमिर ने एक आदमी को घोड़ी से गिराकर बेकार कर दिया है उसने जरीना पर भी कोई अमल कर दिया होगा। उसने इरादा किया कि आमिर नक्शबंदी के पास जाए और उसे कुछ नजराना पेश करे, लेकिन उसने इस ख्याल से इरादा तोड़ दिया कि आमिर ये मुतालबा न कर बैठे कि अपनी बीवी को भेजो। फहीम बहुत परेशान हुआ। उसके दफ्तर का सुपरिटेंडेंट भी मुसलमान था। फहीम ने उसके सामने अपना मसला रखा। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का ये सुपरिटेंडेंट जो कोई रिजवी साहब था हंस पड़ा। कहने लगा कि बेशतर आमिर नौसरबाज होते हैं और ये आमिर जरीना को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन उसने जरीना के पहले दूल्हा को गोली से गिरा दिया था। ये उसके तावीज़ का असर था। अरे काले इल्म में तो इससे भी ज्यादा ताकत है, बूढ़े रिजवी ने कहा। लेकिन ये आमिर नक्शबंदी जिस तरह से तुम्हारी बीवी के पीछे पड़ गया है, इससे जाहिर तो ये होता है कि वो काले इल्म का आमिर तो है लेकिन शरीफ आदमी नहीं। काला इल्म जानने वाले अमूमन शरीफ नहीं हुआ करते। फहीम ने उसे कहा कि इसका मसला बातों से हल नहीं होगा। वो तो पूछ रहा था कि वो क्या करे, वरना उसकी इतनी अच्छी बीवी की जहनी हालत बिगड़ती चली जाएगी और वो पागल हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर जिले में सबसे बड़ा दफ्तर होता है। पुलिस भी उसके तहत हुआ करती थी। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज हुआ करता था। वो जिले का बादशाह होता था। रिजवी ने फहीम से कहा कि वो किसी अक्लमंद आदमी से मालूम कराएगा कि ये आमिर कौन है। तीसरे चौथे रोज सुपरिटेंडेंट ने फहीम को बताया कि उसने एक बड़ा ज़हीन और तजर्बाकार मुखबर नक्शबंदी की असलियत मालूम करने के लिए भेजा था। ये मुखबर साइल के बहरूप में अपना एक मसला लेकर आमिर के पास गया। मुखबर ने आकर बताया कि ये नक्शबंदी काला इल्म जानता होगा लेकिन वो ठीक आदमी मालूम नहीं होता। मुखबर ने आमिर के दो खास मुरीदों या कारिंदों में एक ऐसे आदमी को देखा जो आदि मुजरिम और सजा याफ्ता था। उस आदमी ने दाढ़ी मूछे और सर के बाल बढ़ा रखे थे और सर के बालों पर साधुओं की तरह राख और मिट्टी डाल रखी थी। आमिर के मुतालिक उसने बताया कि वो अपनी इस्तिलाहों में बात करता था जो उस मुखबर ने अक्सर आमिलों की जुबान से सुनी थी। सुपरिटेंडेंट ने फहीम से कहा कि ये आमिल अगर जिले में किसी जगह होता तो उसके मुतालिक जासूसी करा के, अगर उसे नहीं तो उसके खास कारिंदों को हाथ में लेकर बाकायदा तफ्तीश कराई जा सकती थी। मगर वो रियासत की हदूद में है, वहाँ सिर्फ उस मुलजिम को पकड़ा जा सकता है जिसके खिलाफ काबिल यकीन शहादत मिल चुकी हो। उधर जरीना की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। उसी सुपरिटेंडेंट रिजवी साहब ने फहीम को बहुत ही परेशान देखकर कहा कि इतना मत डरो, अल्लाह के कलाम से बढ़कर और कोई तावीज़ नहीं। तुम अपने घर में ख़त्म कुरान करो, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए मौलवियों और उनके शागिर्दों को ना बुलाना। वो पेशावर लोग होते हैं, अल्लाह के कलाम की तौहीन करते हैं। तुम मियाँ बीवी खुद कुरान करीम पढ़ो। रिजवी ने उन्हें बताया कि रात को सोते वक्त तुम दोनों या रहीम या करीम 100 मरतबा पढ़ लिया करो। दोनों ने अगले ही रोज़ कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया और रात को ये वजीफ़ा भी पढ़ने लगे।
अभी 10 रोज ही गुजरे थे कि रिजवी साहब ने फहीम को अपने दफ्तर में बुलाकर खुशखबरी सुनाई कि आमिर नक्शबंदी एक आदमी को कत्ल करके खुद ही रिवॉल्वर समेत हमारे जिले के एसपी साहब के पास पहुंच गया है। पर वो रियासत में वारदात करके हमारे जिले में क्यों आ गया है? मुझे अभी पूरी बात का पता नहीं चला फहीम, रिजवी साहब ने कहा। इतना ही पता चला है कि वो झांसी जेल का पुराना मफरूर था। शाम तक पूरी बात का पता चल जाएगा। अपनी बीवी को बता देना कि जिस आमिल का खौफ उसने अपने जहन पर सवार कर रखा था वो मफरूर कातिल था और अब उसने कत्ल की एक और वारदात की है और खुद ही पुलिस के पास आ गया है। अपनी बीवी से कहना कि उसके पास अगर कोई इतना ताकतवर इल्म था तो वो इस वारदात को हजम क्यों ना कर गया। और ये भी सोचने वाली बात है कि जो आदमी दावा करता है कि वो अपने काले इल्म के जरिए जिसे चाहे जान से मार सकता है तो उसने रिवॉल्वर से क्यों कत्ल किया। फहीम ने रिजवी साहब से पूछा कि पहले दूल्हा की घोड़ी से गिरना और उसकी जगह मेरा दूल्हा बनकर आना उस आमिल का करिश्मा नहीं था क्या। रिजवी साहब ने बताया कि ये महज इत्तफाकात होते हैं और बाज इत्तफाकात मोजज़े की तरह लगते हैं। लोग चूंकि समझ नहीं सकते कि ऐसे क्यों हुआ, इसलिए वो कह देते हैं कि ये किसी ने अपने इल्म के जोर से मुआवजा कर दिखाया है। उन पीरों का, आमिलों का, सन्यासियों का, साधुओं का कारोबार ऐसे ही इत्तफाकात पर चलता है। 4-5 रोज बाद आमिर नक्शबंदी और एक जवान लड़की का इकबाली बयान रिजवी साहब के सामने आया। फहीम और जरीना के लिए ये मोजज़ा इस तरह रोनुमा हुआ कि जब जरीना एक वहम और खौफ के शिकंजे में आई हुई अंदर ही अंदर खुलती जा रही थी, उस वक्त एक रोज उस आमिल के पास एक नौजवान लड़की आई। उस लड़की को दरअसल आमिल के खास कारिंदे ने आमिल के सामने पेश किया था। उसने आमिल से कहा था कि तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो तुमने पहले कभी ख्वाब में भी ना देखा होगा। कारिंदे ने यह भी कहा कि मैंने इस तोहफे का जायका चख लिया है और अब तुम भी इससे ऐश और मौज कर लो। ये तोहफा एक नौजवान लड़की थी जिसने उस आमिल की शोहरत और उसके करिश्मे सुन रखे थे। वो देहात की 2-3 औरतों के साथ आई थी। नक्शबंदी आमिर के कारिंदे ने उस लड़की को देखा तो उसे अलग ले गया, उस पर अपनी जुबान का जादू चलाया और बताया कि आमिर नक्शबंदी किसी किसी खुशकिस्मत की मुराद पूरी करता है। मुख्तसर ये कि लड़की को अपने जाल में फांसकर उसने बेआबरू किया और उसे यकीन दिलाया कि अब तुम जो भी चाहोगी वो आमिर नक्शबंदी कर देगा। आमिर नक्शबंदी ने अपने इकबाली बयान में कहा कि वो जेल से भागा हुआ कातिल है। उसने झांसी जेल का नाम लिया। ये 15-16 साल पहले का वाकया था। उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। एक रोज वो जेल के दफ्तर में, जिसे ड्यूरी कहते हैं, खड़ा था। उसे किसी सरकारी सिलसिले में बुलाया गया था। इतने में जेल का बड़ा गेट राशन वाली दस्ती रेडी के लिए पूरे का पूरा खोल दिया गया। आमिल ने, जो उस वक्त आमिल नहीं था, दरवाजा खुला देखा तो जो ही रेडी अंदर आई तो वो तीर की तरह दरवाजे से बाहर निकला और इतना तेज दौड़ा कि ताकुब से पहले ही नजरों से ओझल हो गया। झांसी के करीब ही से घना जंगल शुरू हो जाता था। उस जंगल में दरख्तों से ढकी बेशुमार चट्टानें थीं, जहाँ किसी का ताकुब बहुत मुश्किल होता था। रात के वक्त उस जंगल में कोई भूले से भी नहीं भटकता था, क्योंकि वहां धारीदार शेर और भेड़िए घूमते फिरते रहते थे। आमिल जेल और पुलिस के लिए छलावा बन गया था। 15-16 साल गुजर गए लेकिन उसका नामो निशान न मिला। उसने अपने इकबाली बयान में बताया कि जैसा आमिल वो बन चुका था वैसा ही एक आमिल उसे फरार के तीसरे साल मिल गया था। उसे ऐसे आदमियों की जरूरत रहती थी जो जुराइन पेशा या मफरूर हों और उसकी करामात का प्रोपेगेंडा ऐसे तरीके से करें कि लोग उसके जाल में फंस जाएं। ये मफरूर कातिल उसकी शागिर्दी में बैठ गया और नौसरबाजी के ढंग सीख लिए। उसने दाढ़ी मूछे और सर के बाल बेतहाशा बढ़ा लिए और आमिलों की इस्तिलाहें और अदाकारी भी सीख ली। उसने इस वाक़े के 7-8 साल पहले यहाँ आन डेरा जमाया और अपने उस्ताद की तरह 2-4 जुराइन पेशा अपने साथ मिला लिए। भारत हो या पाकिस्तान, लोग अपने मसाइल और हालात से इस कदर मजबूर होते हैं कि गैबी सहारों की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। जहाँ उन्हें किसी नए पीर फकीर या किसी शाह साहब या आमिर का पता मिलता है वो उब दौड़ते हैं और उसके कदमों में जा गिरते हैं। ये भटके हुए और फरेब खुर्दा लोग उस नए आमिर के डेरे पर पहुंचने लगे। ये एक अलग दास्तान है कि उस शख्स का फ्रॉड और उसकी नौसरबाजी किन जराए से और किन तरीकों से कामयाब होती रही। बाज़ लोगों की मुरादें इत्तफाकिया पूरी हो गई तो उसे भी उन्होंने उसी आमिल का करिश्मा समझा और उसका खूब प्रचार किया। इस तरह एक मफरूर कातिल आमिल नक्शबंदी बन गया। उस शख्स ने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसके एक कारिंदे ने एक जवान लड़की जिसकी उम्र 22-23 साल थी उसके सामने बिठा दी। उसके मुतालिक कारिंदे ने आमिल को पहले कहा था कि एक तोहफा पेश कर रहा हूँ जिसका जायका वो खुद भी चख चुका है।
आमिल उस वक्त तक ऐसी लड़कियों और जवान औरतों के साथ खेल खेल चुका था, लेकिन ये लड़की उसे इतनी प्यारी लगी कि उसने फैसला कर लिया कि उसे ख्वाह बीवी बनाए या दाश्ता हमेशा अपने साथ रखेगा। लड़की गैर शादीशुदा थी। आमिल ने उससे पूछा कि वो उसके पास क्यों आई है। मैं अपने बाप की तलाश में आई हूँ आमिल नक्शबंदी। क्या तुम्हारा बाप लापता हो गया है? बात यह है नक्शबंदी साहब कि मेरा बाप कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। उसे उम्र कैद सजा हुई थी। एक रोज पुलिस ने हमारे घर में दाखिल होकर सारे घर की तलाशी ली और मेरी माँ को थाने ले जाकर मारा पीटा। हमें बताया गया कि मेरा बाप झांसी जेल से भाग गया है। ये कब की बात है लड़की? उस वक्त तो मैं बच्ची थी, मेरी उम्र 5-6 साल थी। मुझे कत्ल का वाकया अच्छी तरह याद है। तुम्हारे बाप ने कैसे कत्ल किया था लड़की? वो जंगल के महकमे का मुलाजिम था। उसका नाम क्या था लड़की? करीमुद्दीन। उसे कामा कामा कहते थे। आमिल को बड़ी जोर का धचका लगा। उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, वो जंगल के डाक बंगले का चौकीदार था क्या? पर आपको कैसे पता चला नक्शबंदी साहब? हमें क्या मालूम नहीं। कहो तो तुम्हारे घर की सारी बातें बता दूं। आप कुछ भी ना बताएं नक्शबंदी साहब। आप मुझे ये बताते कि मेरा बाप जिंदा है या मर चुका है। अगर जिंदा है तो बता दें कि वो कहाँ है। ये भी बताएं कि मैं और मेरी माँ उस तक पहुँच सकती है या नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने मुझसे नगद नजराना मांगा तो शायद मैं पूरी रकम ना दे सकूं। हम माँ बेटी बहुत गरीब है। मुझे अपनी लोंडी समझने आपका हर हुक्म बजा लाऊंगी। आमिल नक्शबंदी, जो दरअसल करीमुद्दीन उर्फ कामा था, तड़प उठा। उसने अपने एक बाली बयान में कहा कि उसे याद आ गया कि उसके खास कारिंदे ने कहा था कि वो इस तोहफे का मजा चख चुका है। वो तोहफा यही लड़की थी। मुझे सच बताओ लड़की, मेरे जिस आदमी ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? उसने मेरे साथ जो सलूक किया है वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है नक्शबंदी साहब। आप नहीं जानते कि मैं और मेरी माँ किस तरह जिंदगी बसर कर रही है। मेरी माँ एक बड़े घर में नौकरानी है। कभी कभी मुझे भी उस घर से बुलावा आता है और मुझे उस घर के बड़े बेटे का हुक्म मानना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने बाप की तलाश में निकली हूँ। अगर वो कहीं मिल जाए तो हमारी इज्जत का मुहाफिज बने। मेरा बाप बदमाश, चोर या डाकू नहीं था, बल्कि उसने जंगल के एक हिंदुस्तानी अफसर को इसलिए कत्ल किया था कि उस अफसर ने जंगल के मुलाजिम की जवान बीवी को हुक्म दिया था कि वो डाक बंगले में उसके पास आए। उसका खामिन नौकरी से जवाब मिलने के डर से चुप रहा। मेरे बाप को ये सब कुछ मालूम था। उस मुलाजिम की बीवी रात को डाक बंगले में गई। मेरा बाप वहाँ ड्यूटी पर था। उसने उस औरत से कहा कि वो वापस चली जाए। औरत रो पड़ी और बोली कि साहब का हुक्म ना माना तो कहाँ जाएंगे। वो रोती हुई डाक बंगले में साहब के कमरे में चली गई। साहब अपने आप को जंगल का बादशाह समझता था। उसने दरवाजा अंदर से बंद ना किया। उसने सबसे पहले औरत को शराब पिलाई। जब साहब नशे की हालत में उस औरत के साथ बेहुदा हरकतें करने लगा तो मेरा बाप अंदर चला गया। उसके पास महकमे की दी हुई राइफल थी। उसने साहब को गोली मार दी, लेकिन भागा नहीं, वहीं बैठा रहा। आधी रात के बाद दूसरे मुलाजमों की इतला पर पुलिस आई और वो पकड़ा गया। मेरा बाप जितना गैरतमंद था, मैं और मेरी माँ उतने ही बेगैरत हो गए हैं। आमिल नक्शबंदी, जो असल में करीमुद्दीन था और जिसे लोग कामा कामा कहकर पुकारते थे, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कारिंदे को आवाज दी जिसने लड़की का तोहफा उसे पेश किया था। कारिंदा आया तो कामे ने उससे पूछा कि ये है वो तोहफा जिसका तुमने जायका चखा है? उस जुराइन पेशा कारिंदे ने मस्ताना से लहजे में जवाब दिया कि हाँ, यही वो तोहफा है जिसका मैं मजा चख चुका हूँ। कामे ने अपने चोगे के अंदर हाथ डाला और रिवॉल्वर निकाल कर उस कारिंदे को यके बाद तीसरे 2 गोलियां मार दी। लड़की की चीख निकल गई और वो खौफजदा होकर बाहर को भागी। कामे ने लपक कर उसे पकड़ लिया। लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठहर जा लड़की। आमिल नक्शबंदी ने उसे अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ लगाकर कहा, मैं हूं तुम्हारा वो बाप जिसे तुम ढूंढ रही हो, करीमुद्दीन उर्फ कामा। उसने अपनी बीवी का, उसके बाप का और अपने गांव का नाम भी लिया। लड़की की हालत तो ऐसी हो गई जैसे वो हश खा कर गिर पड़ेगी। करीमुद्दीन उर्फ कामे ने उसे अपने साथ लिया, रिवॉल्वर अपने चोगे में डाला और भोपाल शहर में आ गया। उसे कोई पहचान नहीं सकता था। भोपाल से वो गाड़ी में बैठा और इस जिले में पहुंच गया। उसने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसने गैरत के जोश में आकर एक ऐसी औरत की इज्जत के पीछे जो उसकी कुछ भी नहीं लगती थी, अपने महकमे के एक अफसर को मार डाला था, तो ये तो उसकी अपनी बेटी थी। मैंने पहले तो ये इरादा किया था कि अपने आप को भी गोली मार लूं, क्योंकि अपनी बीवी और जवान बेटी की जिल्लत और रुसवाई का मुजरिम मैं खुद ही था। लेकिन मुझे ख्याल आ गया, गवर्नमेंट ने मेरी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर किया था।
मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी बेटी ने गिरफ्तार करवाया है। मैं तो फांसी के तख्ते पर जा ही रहा हूँ। इन्हें 10,000 मिल जाते हैं तो मेरी बीवी मेरी बेटी को कहीं अच्छी जगह ब्याह देगी और इनका कुछ सहारा बन जाएगा। उस जमाने का 10,000 रुपया आज के लाखों के बराबर था। एसपी अंग्रेज था। उसे कामे और उसकी बेटी पर ऐसा तरस आया कि उसने कागजों में कामे की गिरफ्तारी इस तरह लिखवाई जैसे कामे ने अपने आदमी को कत्ल किया और अपने गांव चला गया और उसकी बेटी ने पुलिस को रिपोर्ट करके उसे गिरफ्तार करवा दिया। इस तरह उसकी बेटी को 10,000 रुपये इनाम का हकदार करार दे दिया गया। जब कामे का केस कोर्ट में चला तो एक पेशी पर रिजवी साहब ने फहीम से कहा कि वो अपनी बीवी जरीना को भी साथ लेकर आए। फहीम बीवी को यानी जरीना को साथ ले गया। रिजवी साहब डीसी ऑफिस का सुपरिटेंडेंट था। पुलिस पर उसका हुक्म चलता था। वो फहीम और जरीना को अपने साथ कोर्ट में ले गया। आमिर नक्शबंदी यानी करीमुद्दीन उर्फ कामा हथकड़ियों में वहां बरामदे में 2 कांस्टेबलों के साथ खड़ा था। रिजवी साहब ने जरीना को उसके सामने खड़ा किया। अच्छी तरह देख लो बेटी, क्या यही था वो आमिर? जरीना ने सर हिला दिया कि यही था। इसे कहो ना कि इसके हाथ में किसी उल्टे सीधे इल्म की ताकत है तो फिर इस हथकड़ी को तोड़ दे। रिजवी साहब ने जरीना से कहा तो आमिर नक्शबंदी यानी करीमुद्दीन उर्फ कामा हंस पड़ा और बोला, मेरा खेल खत्म हो गया है। रिजवी साहब जरीना और फहीम को वापस ले आए और फिर जरीना से कहने लगे कि ये इसकी नौसरबाजियां थी और ये भी कहा कि तुमने अल्लाह ताला के कलाम जो कि कुरान पाक में है और फिर या रहीम और या करीम के विल्द का करिश्मा देख लिया। उस रोज से जरीना अपनी असली हालत में वापस आने लगी और चंद रोज बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुकदमे की समाअत रोज बरोज होती रही और भोपाल के देहातियों के आमिर नक्शबंदी को सजाए मौत की बजाय उम्र कैद दे दी गई, लेकिन उसे पहली उम्र कैद की सजा जिससे वो फरार हुआ था पहले पूरी करनी थी। उसके बाद दूसरी उम्र कैद की सजा को शुरू होना था। फरार की सजा जो 8 साल थी वो अलग थी। उसके साथ ज्यादती ये हुई कि फैसले में लिखा गया कि ये सब सजाएं एक दूसरी के बाद पूरी की जाएंगी, जिसका मतलब ये था कि इस शख्स को बाकी उम्र जेल में गुजारनी थी। और जब मैं नाभा जेल में जासूसी के इल्जाम में बंद था, वो आमिर नक्शबंदी जिसका नाम करीमुद्दीन उर्फ कामा था, नाभा जेल में अब कादरी साहब कहलाता था और जेल का तमाम अमला और कैदी उसकी बहुत ताज़ीम करते थे। मेरे साथ पहली मुलाकात में उसने मुझे कहा था कि रात सोने से पहले या रहीम या करीम 100 मरतबा पढ़कर सोया करो। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें और जाने से पहले आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।